हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमने उस दिन देखा था 1 से 5 चैप्टर तक का पूरा क्वेश्चन बैंक सीरीज, वही हमारा चल रहा है। और आज हमारा चलेगा 6 से लेकर 10 चैप्टर तक पूरे। आज तक जितने भी आए हुए हैं 2009 से लेकर 2025 तक, याद रखिएगा 2009 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। और देखिए, फर्स्ट नंबर चैप्टर हमारा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चनों को हम लोग एकदम अच्छी तरह से देखते चलेंगे जिस तरह से उस दिन हमने देखा था। और देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत हो तब डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तब डीएस क्षेत्र पर जो चुंबकीय फ्लक्स है वह हमसे पूछा जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हमारा आंसर उसका क्या होगा? तो यह देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह शून्य हो जाएगा। और शून्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लंबवत है। अगर थीटा बराबर अगर 90 डिग्री होगा, याद रखिए थीटा बराबर 90 डिग्री, और जब हम लोग कॉस 90 डिग्री का निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? शून्य आएगा, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि शून्य है। और देखिए क्वेश्चन कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। यदि चालक में धारा उत्पन्न कैसे की जा सकती है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो उसे करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वह जो है चुंबक और चालक के बीच अगर आपेक्षिक गति हो, कैसे किया जा सकता है? तो चुंबक और चालक के बीच अगर आपेक्षिक गति हो तब उसके जो मध्य चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, याद रखिएगा, जिससे धारा उत्पन्न की जा सकती है। चलिए, और अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। तो प्रेरण कुंडली जो है यहाँ पर क्या उत्पन्न करता है? तो वह उत्पन्न करता है हमारा उच्च वोल्टता को, याद रखिएगा, क्योंकि स्वप्रेरकत्व में कुंडली जो होता है वह उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि उच्च वोल्टता है। और देखिए, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित हमारा यहाँ पर कौन सा है? तो वह है लेंज का नियम। लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और लेंज का नियम क्या होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, जो लेंज का नियम होता है वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लेंज के नियम संबंधित है। तो लेंज के नियम किससे संबंधित है? तो वह है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। और देखिए यहाँ पर स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर क्या है? तो वह हमारा क्या आंसर होगा? वह हमारा हो जाएगा हेनरी जो है वह स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। और देखिए यह 2015, 2016 और 2024 और 2026 में भी इसे पूछने की बहुत ही संभावना है और यह पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अब आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो कूलाम है, कूलाम जो इकाई होता है कूलाम का, वह आवेश का होता है, आवेश होता है, याद रखिए। उसका क्या होता है इकाई? तो आवेश, कूलाम का आवेश हमारा होता है। और देखिए बोल्ट को हम लोग विभवांतर को, विभव को और विद्युत वाहक बल को, तीनों का जो इकाई है वह हमारा यहाँ पर बोल्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको विभव लिख देता हूँ, विभव, लेकिन यह जो मैंने आपको बोला विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल सबका बोल्ट होता है। और देखिए ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का, यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। हेनरी तो हमारा हो जाएगा स्वप्रेरकत्व का। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछा जाए आप सभी का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। और हम लोग इसी प्रकार से लिखते चलेंगे, इसी प्रकार से समझते चलेंगे कि चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हमसे पूछा जाए, सभी का आंसर हम लोग दे कर आएंगे वहाँ से। और देखिए किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में t समय यानी कि 30 सेकेंड तक चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखिए फाई बराबर दिया हुआ है हमारा, फाई बराबर 6t²। क्या दिया हुआ है? 6t²।
माइनस 5t+1, याद रखिएगा। यह हमारा कि क्वेश्चन दिया हुआ है और समय जो दिया हुआ है यह कितना दिया हुआ है, तो t बराबर हमारा दिया हुआ है 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो देखिए यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है, इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे और इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे और इसका आंसर जो है वह क्या होगा। तो जब आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब EMF बराबर जो आप फार्मूला लगाएंगे d∅dt, तब आप उस पर चाहे तो इसे निकाल सकते हैं और हमारा निकालने के बाद आंसर कितना आएगा, तो वह आ जाएगा 0.2। याद रखिए कितना आंसर आएगा, कितना एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखा जाए तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो वह हो जाएगा हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है वह आधारित है, याद रखिए, उसी पर वह काम करता है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी बराबर हमारा कितना होता है, तो 1 हेनरी बराबर अगर हमसे पूछा जाए कि 1 हेनरी बराबर होता है तो वह हमारा कितना हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है, 10 के पावर 3 मिली हेनरी। यहाँ पर 1 हेनरी बराबर अगर पूछा जाए तो हमारा कितना होता है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट लिखा जाए तो 1000 मिली हेनरी, 1000 मिली हेनरी हमारा यहाँ पर होता है। और जब हम लोग 1000 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार अगर 10 से गुना किया जाए 10 को ही, तो वह 1000 आएगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसे आपको समझना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो है 10 के पावर 3 कैसे आ गया। इसलिए यह बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद जो है आपको कभी भी यह क्वेश्चन देगा तो आप भूल नहीं पाओगे इसे। और देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो है वह वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर हो जाएगा। और यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो बीमा है वह क्या होगा, इसका बीमा अगर पूछ लिया जाए तो इसका बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -2 और A इनवर्स। ये देखिए ये इसका बीमा हो गया। याद रखिए यह जो है यह विपरीत दिशा में गति करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर और भी आपको बताते हैं, वेबर तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक हो गया। वाट जो है वह किसका ऐसा मात्रक है, तो वह होता है शक्ति का। याद रखिए किसका होता है, तो शक्ति का होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। और देखिए यहाँ पर टेस्ला किसका होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है हमारा। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। और जूल जो होता है वह ऊर्जा का होता है। किसका होता है, तो जूल ऊर्जा का होता है। एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जो है वह सभी को अच्छी तरह से तैयार करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे। और यह मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि अगर यह आप 3 वीडियो, जो कि फर्स्ट नंबर हमारा था 1 से 5 चैप्टर, और अभी जो हमारा चल रहा है 6 से 10वां चैप्टर तक, और जो लास्ट आएगा 10 से अंत तक, जहाँ तक जितना चैप्टर 10 से अंत तक, ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, ये 3 चैप्टर, तो आपको 35 में 35 जो ऑब्जेक्टिव है उसे मारने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिएगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव वीडियो आते हैं वो सभी आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए, और अच्छी तरह से यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर देखिए परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा क्या, b²/2 μ0। क्या हो जाएगा, b²/2 μ0। यहाँ पर जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब किसी कुंडली में, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा
0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है कुंडली का स्वप्रेरकत्व यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कराया था, आप याद रखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देखिए एक बार। यह जो क्वेश्चन है इसे मैंने एकदम अच्छी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन करके इस क्वेश्चन को आपको बताया था। और इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका क्वेश्चन जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1.67। इसका आंसर हमारा आएगा 1.67। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर देखिए क्या है कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। तो एक परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर किस पर निर्भर करेगा, तो क्या इसके इस पर करेगा कि इसके माध्यम से बहने वाली धारा पर। तो इसका माध्यम से जो बहने वाली धारा है वह स्वप्रेरकत्व धारा के साथ सीधा सीधा बदलता ही नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए जो है इस पर तो निर्भर यह करेगा नहीं। और देखिए यहाँ पर प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर, तो हाँ इस पर तो पड़ता है निर्भर, याद रखिए। इस पर जो असर है उसका पड़ता है और परिनालिका की जो लंबाई है इसको भी वह प्रभावित करता है। इसलिए हमारा आंसर जो है वह बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी और सी जो है इसका आंसर हमारा यहाँ पर दोनों ही हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या, अगला नंबर चैप्टर पर चलते हैं। उस क्वेश्चन में था इतना ही चैप्टर आज तक पूछा गया था। चलिए और अगले नंबर चैप्टर पर चलते हैं कि अगला नंबर चैप्टर जो है वहाँ पर जो चैप्टर का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रतिवर्ती धारा। तो इसमें जो है क्वेश्चन ठीक ठाक है इसमें, और लगभग 50 क्वेश्चन इस चैप्टर में है। तो चलिए इसे भी हम लोग एकदम अच्छी तरह से देखते चलते हैं। और देखिए यहाँ पर चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन क्या है, और सभी क्वेश्चनों को हम लोग एकदम अच्छा तरह से समझते चलेंगे, सभी क्वेश्चनों को हम लोग समझते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या होगा, 1/L या फिर यहाँ पर 1 जो है ओमेगा एल भी लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा, तो 1/ωL भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। और यहाँ पर अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है LW और ωL नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए हमारा किसी की नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह जो इकाई है यह किसी का नहीं है, याद रखिएगा। अगर ωL होता तो वह हो भी जाता, पर सीधा अगर इस प्रकार से है तो वह तो नहीं होगा। और देखें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने की ज़रूरत होती है। तो बताइए गैल्वेनोमीटर जो है उसे हम लोग वोल्ट मीटर में किस प्रकार से बना सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए हम लोगों को गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हमें बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध को जोड़ना होगा उससे, याद रखिए उच्च प्रतिरोध को उससे जोड़ना होगा, ताकि जो उसमें अधिक वोल्टेज जो है अधिक वोल्टेज मापा जा सके, याद रखिएगा। और उसका जो सुरक्षा है वह सुरक्षा भी बना रहे। तो इसलिए हम लोगों को उच्च प्रतिरोध को उसमें जोड़ना होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का जो है ऊष्मा में रूपांतरण होता है तो उसको क्या कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा ताम्रक्षय। क्या हो जाएगा, ताम्रक्षय यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा I बराबर कितना दिया हुआ था, 5 cos ωt एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin ωt वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति की हानि यहाँ पर पूछा जा रहा है। परिपथ में यहाँ पर शक्ति की हानि पूछा जा रहा है, तो इसकी हानि जो है वह क्या होगा, तो इसको हानि जो है वह शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है यह 90 डिग्री के बारे में बोला जा रहा है। और 90 डिग्री अगर जब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, तो 90 डिग्री जब लगाएंगे तो यह दोनों ही हमारा यहाँ पर शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। और देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो आधारित है, और देखिए यहाँ पर जो 2025 में इस बार नहीं पूछा गया है, तो इसलिए यह 2026 में ये सब जो प्रश्न होते हैं यह हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए अगर 2025 में नहीं पूछा गया है तो 2026 में इसे आने की बहुत संभावना है, याद रखिएगा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है तो वह किस पर है, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। किस पर है, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है।
याद रखिएगा, जो कि ऊपर ही हमने किया था। और हेनरी मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेनरी जो मात्रक है वह किसका है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रेरकत्व, तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि एक्सेल। प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि क्या? तो एक्सेल बराबर क्या होता है? तो एक्सेल बराबर हमारा हो जाएगा ओमेगा एल। एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा एल हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्सेल बराबर ओमेगा एल। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात। तो दिष्ट धारा में, यहाँ पर अगर दिष्ट धारा में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा, ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। याद रखिएगा, इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वह क्या होगा? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर शून्य जो है, 0 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो वह हमारा आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा। याद रखिएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है? अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह क्या है? तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात जो है वह क्या होगा? तो वह क्या होता है? तो हो जाएगा हमारा VS बाई VP। VS बाई VP यानी कि परिनमन अनुपात बराबर क्या होता है? तो द्वितीयक वोल्टता बटा प्राथमिक वोल्टता, यानी कि पहले द्वितीयक वोल्टता और उसके नीचे जो होता है वह प्राथमिक वोल्टता। यानी कि हमारा जो यहाँ पर जो है यह कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो है वह दूसरा जो वोल्टता होता है, दूसरा जो होता है वह पहला से अधिक होता है। दूसरा जो होता है उसमें पहला से अधिक होता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? VA जो है बड़ा हो जाएगा VP से। और देखिए, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर। किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच के कालांतर जो है वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा शून्य। वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा यहाँ पर आंसर। और देखिए अगला नंबर कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली से। तो ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली में अधिक होता है और प्राथमिक कुंडली में कम। और यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली की तुलना में, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कुंडली के तुलना में तो क्या होता है? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कम। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टता जो है वह बढ़ती है और धारा घटती है। वोल्टता बढ़ती है और धारा घटती है, अतः द्वितीय धारा जो है दूसरा वह हमारा कम होगा इसमें। यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। और देखिए कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर है। केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का जो कालांतर है वह हमारा कितना हो जाएगा? तो वह हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। वह कितना हो जाएगा कालांतर? 90 डिग्री का। धारतीय प्रतिघात होता है। धारतीय प्रतिघात जो है वह कितना हो जाएगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धारतीय प्रतिघात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर धारतीय प्रतिघात हम लोग किससे सूचित करते हैं? XC से। और XC बराबर क्या होता है हमारा? तो 1/ωc। कितना होता है? 1/ωc। याद रखिएगा, इसलिए हमारा आंसर जो है वह कितना हो जाएगा? 1/ωc, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती धारा का RMS मान IRMS मान और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच का संबंध है। और शिखर मान I0 के बीच का यहाँ पर संबंध पूछा जा रहा है, तो वह आ जाएगा 0.707 I0। 0.707 I0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ पर। और देखिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है।
उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात यहाँ पर देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या होता है, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है, तो एक्सएल बराबर हमारा होता है ओमेगा एल, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा वह आंसर सही हो जाएगा। धारतीय प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, या जो इसका जो फॉर्मूला होता है यह आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यह इसमें जो बहुत बच्चा है उसको कन्फ्यूजन होता है कि एक्सी क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल क्या होता है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है, तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यह हमारा हो जाएगा यहाँ पर यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। क्या हो जाएगा हमारा कि यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है यहाँ पर I बराबर 0.5 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की जो आवृत्ति है वह यहाँ पर क्या होगा। तो अगर यहाँ पर विद्युत धारा की आवृत्ति के बारे में पूछा जाए तो इसे आप लोग आराम से चाहे तो निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो ओमेगा बराबर कितना दिया हुआ है 100 और 100 जो है यहाँ पर ओमेगा बराबर 100 दिया हुआ है। अगर जब भी आपसे याद रखिए आवृत्ति पूछे तो आप बस इसे 2 से भाग कर देंगे। क्या करना है आपको, बस 2 से इसे भाग कर देना है। तो 100 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 50। बस इतना ही आपको करना है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो उससे भी हम लोग एकदम अच्छी तरह से देखते हैं और समझते चलते हैं सभी क्वेश्चनों को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन, एक प्रतिवर्ती धारा का विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो। कितना कौन सा कोण है, तो फाई कोण का कलांतर है, तो शक्ति गुणांक का मान होगा। शक्ति गुणांक का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा कॉस फाई। शक्ति गुणांक कॉस फाई होता है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो √R² प्लस ω²L², जिसे हम लोग सीधा अगर बोला जाए तो यहाँ पर कभी कभी जेड दिया हुआ रहता है, इसे ही हम लोग कहते हैं ये। यहाँ पर यह हमारा आंसर हो गया। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि प्रतिघात का मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिघात का मात्रक जो होता है, ऊपर ही हमने देखा था कि ओम जो होता है वह प्रतिघात का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, याद रखिएगा। और देखिए तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा को। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का क्या, तो वह मूल व औसत वर्ग मान मापता है। क्या मांगता है, तो मूल औसत वर्ग मान। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तप्त तार एमीटर यानी कि आरएमएस मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। आरएमएस मान या मूल मान भी इसे बोला जा सकता है। तो यह क्या मापता है, मूल औसत वर्ग मान को मापता है। और देखें आभासी धारा होती है। तो आभासी धारा क्या होता है, तो आभासी धारा हमारा यहाँ पर हो जाएगा शिखर धारा बटा √2। क्या हो जाएगा, शिखर धारा बटा √2, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी एक क्वेश्चन नीचे है जो कि मैं आपको इसे विस्तार से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि यह जो है आभासी धारा बराबर हमारा होता है शिखर धारा बटा √2। इस फार्मूला का इस्तेमाल आपको आगे करने को मिलेगा। देखिए यदि L प्रेरकत्व हो, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह सब यहाँ पर सिर्फ हमारा समय होगा यानी कि T होगा, और नहीं तो सब में सब 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है T इनवर्स दिया हुआ है, यह नहीं होगा। M0 L0 T दिया है, बाकी L यहाँ पर ML भी हमारा 0 होगा, यह भी गलत। इसलिए हमारा दोनों में M0 L0 और सिर्फ T और T सिर्फ बचेगा हमारा, जो कि हमारा आंसर सही है। LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान का महत्तम, क्या पूछा जा रहा है कि धारा का शिखर मान का महत्तम होगा। यदि धारा के शिखर मान का महत्तम क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर
अनुनाद की स्थिति में अगर इसे लिया जाए तो ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है, तो ओमेगा बराबर हमारा होता है, देखिए क्या होता है, ओमेगा बराबर हमारा होता है 1/√LC, 1/√LC अगर अनुनाद की स्थिति में हो तो यह हमारा आंसर सही हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल ही हमारा यही आंसर होगा। इसे आप लोग देखिए कौन सा क्वेश्चन में है, तो यह देखिए ओमेगा बराबर 1/√LC जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और सभी क्वेश्चनों को हमको फास्ट नहीं चलना है, आराम आराम से चलेंगे और सबको अच्छी तरह से समझते चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। और देखिए वहाँ पर जो हमने आपको बोला था वह क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टता यहाँ पर दिया हुआ है 240 वोल्ट, इसकी आभासी वोल्टता ऊपर ही मैंने आपको कहा था कि एक बार आप याद कर लीजिएगा। आभासी वोल्टता यहाँ पर पूछा जा रहा है, आभासी वोल्टता जो है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, तो वह क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर, तो वह देखिए उससे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर देखिए ऊपर ही हमने उस क्वेश्चन को देखा था कि आभासी धारा बराबर क्या होता है, तो शिखर धारा बटा √2, शिखर धारा बटा √2। और देखिए यहाँ पर तब आपको क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह समझ में आएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर है देखिए, एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टता तो है 420 वोल्ट दिया हुआ है, आभासी वोल्टता बराबर क्या होता है हमारा शिखर धारा बटा √2 यही होता है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 440 बटा √2। इसे हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए छोटा छोटा लिखकर आपको बताया जा रहा है √2। जब यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे हम लोग तो √2 से √2 बटा में हम लोग कर देंगे, और जब यह गुना हो जाएगा दोनों नीचे का √2 तो हमारा सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए 440 बटा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 यही हो जाएगा। और जब इसको 2 से हम लोग काटेंगे 440 को तो हमारा बच जाएगा 220, 220 √2 हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और यही हमारा आंसर सही होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ देंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप फोड़ देंगे। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक जो है वह कितना होता है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है, याद रखिए। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा इस बार आपसे नहीं पूछा जा रहा है, अगर प्रतिबाधा हमसे पूछा होता तो वह हमारा आंसर होता है √r² प्लस ω² L²। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या होता है हमारा, जो पावर फैक्टर हुआ कितना होता है, तो R/Z क्या होता है, R/Z। और Z को हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिए R/Z यानी कि हमारा √r² प्लस ω² L², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ पर यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, शक्ति गुणांक यहाँ पर पूछा जा रहा है। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेट हो तो, N1 और N2 जो है लपेट हो तो, यहाँ पर क्या कर रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्या कहा जा रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ऊपर ही हमने पढ़ा था कि जो द्वितीय कुंडली होता है प्रथम कुंडली से उसमें अधिक होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेट प्राथमिक से अधिक होता है, लपेटे जो है प्राथमिक से अधिक होता है द्वितीयक में, इसलिए हमारा जो है N2 अधिक होगा किससे, N1 से। N2 अधिक होगा किससे, तो N1 से। इसलिए आप लोग जितना अच्छा तरह से आप सुनेंगे उतना आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। याद रखिए शीर्ष धारा I0 और वर्ग मूल धारा IRMS में संबंध है। शीर्ष धारा I0 और वर्ग मूल धारा IRMS में क्या संबंध है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, I0 बराबर √2 IRMS, क्या हो जाएगा I0 बराबर √2 IRMS, जो है हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो तो धारा का वाठीन घटक है। तो धारा का वाठीन घटक क्या हो जाएगा हमारा, वाठीन घटक जो है वो I sin फाई हमारा हो जाएगा, वाठीन घटक I sin फाई। प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात है। वर्गमूल मान और शिखर मान का यहाँ पर अनुपात पूछा जा रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा आप लोग। और ये भी याद रखिएगा कि सभी का कमेंट जो है
वह आपको आंसर में आपको देते चलना है। तो वह क्या होगा, देखिए प्रतिवर्ती धारा का वर्गमूल मान और शिखर मान का अनुपात जो होता है वह हमारा होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको देते चलना है। सभी क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ देंगे, तो वह कमेंट में देंगे, याद रखिए कहाँ देंगे, तो उससे आपको कमेंट में देते चलना है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है वह क्या होता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा डायनेमो जो है, यह यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यह कार्य करता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में जो है वह क्या घटता है, तो वह वोल्टेज जो है वह हमारा घटेगा। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या घटेगा, वोल्टेज जो है वह हमारा घटेगा। यहाँ पर एक चौक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2AS इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इसका प्रेरित जो है वह विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल होगा और इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, सबको एकदम अच्छी तरह से समझते चलना है। तो देखिए यहाँ पर E बराबर, यानी कि हमारा पूछा जा रहा है विद्युत वाहक बल EMF, तो हमारा क्या हो जाएगा -L dL/dt। यहाँ पर बोला जाए तो E बराबर हम अगर लिखेंगे तो यह हमारा होगा। और इसको अब हमको किस प्रकार सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 हेनरी और 2A इनवर्स दिया हुआ है। तो इससे हम लोग इस प्रकार से लिखें -5 गुना 2, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा -10, क्या आ जाएगा हमारा -10 वोल्ट। यही हमारा आंसर जो है वह सही हो जाएगा, -10 वोल्ट। और देखिए एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान, एक पूरे चक्र में, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होगा। तो पूरा चक्र यहाँ पर कहा जा रहा है, आधे चक्र की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, इसलिए पूरा चक्र की अगर बात किया जाए तो वह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, और इसलिए हमारा जो है यह शून्य हो जाएगा, क्योंकि पूरा चक्र के बारे में बोला जा रहा है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा जो है वह कौन सी है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली जो धारा है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हमारा जो DC है, DC हो जाएगा, याद रखिएगा विद्युत लेपन में। और देखिए प्रतिबाधा का मात्रक है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ऊपर ही हमने पढ़ा था, प्रतिबाधा का मात्रक जो है वह ओम हो जाएगा। AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो वह किस में होता है, वह होता है हमारा प्रतिरोध में। किस में होता है, तो वह होता है हमारा किस में, तो वह होता है हमारा प्रतिरोध में, याद रखिएगा। वह हमारा हो जाता है केवल प्रतिरोध में, क्योंकि प्रेरक और धारा में शक्ति व्यय नहीं होता है यहाँ पर जो है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, कौन जो है वह संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा DC, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। DC जो है वह संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। और देखिए यदि किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान जो है वह क्या होगा। शिखर मान यहाँ पर 10 है, तो वर्ग माध्य मूल मान यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बस आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको 10 देना है, क्योंकि ऊपर ही हमने पढ़ा था वर्ग माध्य मूल मान का जो फार्मूला आता है ऊपर ही हमने पढ़ा था, और बटा √2 लगा देना है।
√2 और जब इसे आप सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.07 एम्पियर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर, शुद्ध विद्युत प्रेरणिक परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। शुद्ध विद्युत प्रेरणिक परिपथ में शक्ति गुणांक का जो मान होता है वह कितना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कितना हो जाएगा, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो वह 0 हो जाएगा। शक्ति गुणांक जो है वह हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग cos फाई में अगर 90 डिग्री लगाएंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। देखिए यह 2025 में पूछा जा चुका था, इसे भी आप लोग आराम से मार सकते थे 2025 में। और देखिए केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच का कालांतर होता है। केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच का कालांतर कितना होगा, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। और अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। अनुनाद की स्थिति यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या अनुनाद की स्थिति, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर 1/2 पाई और √LC, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, तो 1/2 पाई √LC ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यहाँ पर बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कौन है, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा जो जनरेटर है, विद्युत जनरेटर, वही हमारे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। और ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डीसी वोल्टता की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर सीधा अगर ऑप्शन से ही हम लोग सीधा मार देंगे यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, डीसी की तो इसमें बात ही नहीं है ट्रांसफार्मर में। और देखिए आरसी का बीमीय सूत्र होता है, आरसी का जो बीमीय सूत्र है वह क्या हो जाएगा, तो M0L0 T इनवर्स, समय का इनवर्स इसमें होता है, याद रखिए M0L0 T इनवर्स। और देखिए प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति जो होता है वह क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा IRMS cos फाई, यहाँ पर सही हो जाएगा। शक्ति गुणांक के बराबर होता है, तो शक्ति गुणांक के बराबर ऊपर ही हमने पढ़ा था क्या होता है, R/Z। अगर इसे सोल्व करके आपको दिया जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आपको दे सकता है, √R² प्लस ω² L², याद रखिएगा ω² L², इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एलर परिपथ में कलांतर होता है। एलर परिपथ में यहाँ पर कलांतर जो होता है वह कितना होगा, तो एलर परिपथ में जो कलांतर होगा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ω/L/R, tan इनवर्स ω/L/R। प्रेरणिक प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि एक्सेल बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक्सेल बराबर हमारा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर 2πfL हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। और चलिए अब हम लोग 8वें नंबर चैप्टर पर चलते हैं, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग चलते हैं, और वहाँ तक आ गए हैं तो पूरा अंत तक आप लोग देखते चलिएगा और पूरे चैप्टर को हम लोग सुलझाएंगे। यहाँ पर जो 10 चैप्टर तक आज हमें करना है, 1 से 10 चैप्टर तक हमको करना है, याद रखिएगा। और 1 से नहीं 6 से 10 चैप्टर तक करना है, और सबको हम लोग करके ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि म्यू नोट, यहाँ पर क्या जा रहा है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और -1/2 का मापन जो है वह होगा, वह कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है आपको मालूम है, तो देखिए यहाँ पर आपको बता दे रहा है, 1/√म्यू नोट जो है, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का जो यहाँ पर इसका मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिए यह किसके बराबर होता है, तो यह लगभग प्रकाश के गति के बराबर होता है। किसके बराबर, तो लगभग प्रकाश के गति के बराबर होता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर समय के साथ बदलते हुए
विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा डी टी बराबर आई दिया हुआ है तो परिभाषित होती है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जा सकता है यहाँ पर देखिए, तो इसे कहा जा सकता है क्या, तो विस्थापन धारा। मैक्सवेल ने बताया था यह जो है विस्थापन धारा है, क्योंकि जिसे मैक्सवेल ने इसे परिभाषित किया था। यह विद्युत धारा जो है यह धारा से भिन्न होती है, क्योंकि यह जो स्थानांतरण कारकों द्वारा यह उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। जिसका कारण क्या होता है, तो समय के साथ बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र, याद रखिए। यह क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन धारा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। और यहाँ पर भी हम लोग चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखिए, जो प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, एक्स किरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। और देखिए यहाँ पर ध्वनि तरंग जो है यह हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यह जो है यह कौन सा तरंग है, तो यह है यांत्रिक तरंगे, याद रखिएगा। अगर इसे भी पूछ लिया जाए तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यांत्रिक तरंगे हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अवरक्त तरंग भी जो है यह हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो वह क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो प्रकृति है वह हमारा होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के लिए सही है, तो ऊपर ही हमने देखा था कि निर्वात यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कि ऊपर हमने बताया था कि लाइट के स्पीड के बराबर होता है क्या, तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर ही हमने इसको देखा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए एक्स किरणें है, एक्स किरण क्या है, एक्स किरण यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्स किरण क्या है, तो यह जो है यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। एक्स किरण क्या है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और देखिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कालांतर अगर हमसे पूछा जाए तो यह हमारा क्या हो जाएगा, शून्य। क्या होगा यहाँ पर आंसर, तो हमारा शून्य यहाँ पर आंसर हो जाएगा। μ0 एप्सिलॉन नॉट और फिर वही दिया है -1/2 ऊपर में, तो इसका आंसर हमने ऊपर ही देखा था कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो आंसर है, यहाँ पर आंसर हमने देखा था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि लाइट का स्पीड होता है, वो भी याद रखें। √μ0 बट्टा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि √μ0 बट्टा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो यह यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसका मात्रक, ये देखिए μ0 जो होता है, μ0 यह हेनरी प्रति मिनट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसका मात्रक क्या होता है, फैराड पर मीटर। और जब सब को हम लोग देखते हुए करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, √μ0/ε0, यह हमारा हो जाएगा ओम का, क्या हो जाएगा, ओम का मात्रक हमारा हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा किरणें, यहाँ पर जो है अल्फा किरण जो है यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, यह नाभिकीय कण है। यह हिलते हुए जो है यह नाभिकीय कण है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। गामा किरण है, अवरक्त किरण भी है और एक्स किरण भी है, लेकिन अल्फा कण यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है यह नहीं है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो किस पर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल है वह निर्भर नहीं करती है। तो अगर नहीं की बात की जाए तो तीव्रता जो है, तीव्रता पर कभी भी वह निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य
जो है आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य उस पर निर्भर करती है, परंतु तीव्रता जो है उस पर निर्भर नहीं करती है। और देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा। ऊपर ही हमने देखा था कि विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 और 0 दो चीज़ जो है इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। दो चीज़ जो है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं आपको π/2 और 0 दोनों दिया हुआ होगा, π/2 और 0। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हमारा 0 ही होगा, याद रखिएगा। और निम्नलिखित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं। कौन सी किरण जो है वह विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। तो एक्स किरण तो विक्षेपित होता है, लेकिन यहाँ पर गामा किरण जो है यह विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। अल्फा किरण जो है यह भी विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है और कैथोड किरण भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गामा किरण जो है हमारा विक्षेपित नहीं होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो यहाँ पर देखिए 15, 17, 19, 21 कितना बार पूछा जा चुका है और यह 2026 में पक्का आएगा। 2026 में यह जो है यह पक्का क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर देखिए विद्युत पहले क्या है, विद्युत, दूसरा चुंबकीय। विद्युत को हम लोग ई से सूचित करते हैं, चुंबक को हम लोग बी से सूचित करते हैं, यानी कि ई क्रॉस बी के समानांतर। ई क्रॉस यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी आपको मिलेगा, यह क्वेश्चन जो है यह वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ई क्रॉस बी के समानांतर। और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह क्या होगा। तो हो जाएगा हमारा क्या, मीटर पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, तो हमारा क्या हो जाएगा, SM इनवर्स। SM इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। समतुल्य बीमा की राशि क्या हो जाएगा, तो B²/2 म्यू नोट, B²/2 म्यू नोट। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है विक्षेपित होगा, तो यहाँ पर देखिए किस में होगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र में या फिर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में। तो ऊपर से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही विक्षेपित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और चलिए हम लोग अब अगले चैप्टर में चलते हैं, और हमारा 2 चैप्टर अब बच चुका है, उसे भी हम लोग समाप्त। तो देखिए आ चुके हैं हम लोग अगले चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में। तो देखिए हमारा कौन सा चैप्टर है, क्वेश्चन को समझते हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक तंत्र, यह जो है हमारा रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है यह बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है 5 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 5 से 7 ऑब्जेक्टिव। और तो चलिए सभी क्वेश्चनों को यहाँ से भी देखते चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति होती है। तो संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति कब होगी, जब दोनों लेंस को हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि P = P1 + P2। हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। और देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि μg बराबर क्या दिया हुआ है, तो 3/2, और यहाँ पर वाटर के कंपेरिजन में दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ पर वाटर और एयर का निकालना है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पर हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि जो यहाँ पर गैस का दिया हुआ है इसे हम लोग ऊपर लिखेंगे 3/2, और बटा यहाँ पर जो वाटर का दिया हुआ यानी कि 4/3। और इसे हमको सोल्व करना कैसे है, यह तो आपको मालूम ही होगा कि इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि 3/2 गुना इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है 3/4, 3/4। तो यहाँ पर 3 × 9
और 4 दूना क्या हो रहा है 8, 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, ऑप्शन जो है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है आपका आएगा 9/8। याद रखिएगा यहाँ पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 9/8 जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, कि कांच के लिए क्रांति कोण होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है, तो क्योंकि आपको मालूम होगा कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है लगभग 1.5 के करीब होता है, लगभग 1.5 के करीब होता है, इसीलिए क्रांति कोण इस पर निर्भर करता है। और इसका जो क्रांति कोण हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 42 डिग्री लगभग में यह होगा, ये याद रखिएगा 42 डिग्री। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, कि पारदर्शी माध्यम द्वारा के लिए क्रांति कोण होता है। पारदर्शी माध्यम द्वारा के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर हीरा के लिए पूछा जा रहा है, हीरा का क्रांति कोण यहाँ पर पूछा जा रहा है हीरा का। तो हीरा का हमारा कितना होगा आंसर, तो वह हो जाएगा हमारा 24.41 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो हमारा 24.41, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक होता है। प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक जो होता है यहाँ पर कितना होता है, तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए म्यू बराबर, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, म्यू बराबर साइन, यहाँ पर जो हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी जो है यहाँ पर दोनों ही सेम है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए और सी जो है यहाँ पर दोनों सेम दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में, कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो याद रखिएगा जो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। वह कैसा बनता है, तो वह वास्तविक और उल्टा बनता है, यह आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो है m बराबर 1+d/f होता है। याद रखिए 1+d/f। यह आपका छोटा मोटा जो क्वेश्चन है यह आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है या फिर सोल्व करने का तरीका नहीं, इसे आपको याद करके रखना होगा। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो है वह कितना होगा, तो अगर यहाँ पर गोलीय दर्पण है तो याद रखिए वह समान ही रहेगा, इसकी फोकस दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि समान रहेगा। और देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। इनके संयोजन की जो क्षमता है वह डायोप्टर में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। ऊपर ही हमने संयोजन का जो है क्षमता का हम लोग फार्मूला देखे थे, जो कि क्या था, P बराबर P1 प्लस P2, क्या था शक्ति का, P बराबर P1 प्लस P2, यही हमारा था इसका आंसर। और देखिए जब इसको यहाँ पर जो 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, जब इसको हम लोग डायोप्टर में बदल कर और तब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए उसे हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 100/40 प्लस, और यहाँ पर जो है यह माइनस में होगा, याद रखिए 100/20। इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ से सीधा 20, 25, 100, यह तो आपको मालूम ही होगा। और जब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है हमारा 5 बट्टा कितना आ रहा था, 5/2 माइनस 5। इससे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि 2, 5 माइनस 10, माइनस 5/2 हमारा आएगा, माइनस 5/2 हमारा आएगा। और जब हम लोग 5 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5, इसलिए हमारा -2/2.5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी द्वारा जो होता है वो अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो सीधा होता है। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो वह सीधा होता है। और देखिए कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, तो वह हो जाएगा हमारा किसका, तो वह लाल का। लाल का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये आप लोग याद रखिए। प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो प्रकाश वर्ष का मान जो है वह कितना होता है, यहाँ पर क्या मीटर में दिया हुआ है। तो इसका जो हमारा आंसर है यह हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। याद रखिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मात्रक होता है, तो वह होता है दूरी का मात्रक। ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए क्रांति कोण जो है 30 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। यहाँ पर प्रकाश का वेग पूछा जा रहा है, तो वह कितना हो जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर फार्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए क्रांति कोण जो दिया हुआ है 30 डिग्री। जब भी बराबर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 8 गुना साइन 30 डिग्री। क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपको मालूम होगा कि 1/2 कितना होता है, 1/2। तो देखिए यहाँ पर 3 गुना 10 के पावर 8 गुना 1/2 और 1/2 है, यानी कि हाफ। जब 3 को हम लोग 2 से भाग देंगे, इसे हम लोग काट देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे जब हम लोग हटा दिए और जब 3 को 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.5। इसलिए हमारा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आंसर है, 1.5 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड 10⁸। और मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आँख पर, यहाँ पर मनुष्य के आँख पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो वह वास्तविक भी होता है और वह उल्टा होता है। याद रखिएगा कि वह कैसा होता है, तो वह वास्तविक और उल्टा दोनों ही होता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा बी और डी दोनों हो जाएगा। क्योंकि 2014 से पहले जो भी क्वेश्चन था, 2014 से पहले जो क्वेश्चन थे उसमें कई ऑप्शन थे जो सही निकलते थे, एक नहीं बल्कि कई ऑप्शन, उसमें से ऑप्शन चुनना पड़ता था। और देखिए कि n अपूर्णांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई I और समतुल्य निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि पथ की लंबाई क्या है, तो पथ की लंबाई हमारा nt होगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, nt। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना होता है, तो वह हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो वह डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। निर्वात में यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपूर्णांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम का इसका तरंगदैर्ध्य होगा। तो इसका तरंगदैर्ध्य आप लोग कमेंट में बताएं कि कितना होगा। इसका तरंगदैर्ध्य जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप बताएं कि इसका जो तरंगदैर्ध्य है वह कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए सीधा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा आप जो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम बट्टा जो 1.5 यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप लोग कर दीजिए। इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप दशमलव हटा के भी, या दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और ऐसे भी आप चाहे तो यहाँ पर जो सॉल्व है वो आप कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा, तो वो आ जाएगा आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा, तो 4000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो 3 से 3 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 और 3 दूना 6, क्या आ गया यहाँ पर 2000 और 5 से यहाँ पर 2 से काट देंगे तो हमारा 2000 गुना 2, यानी कि क्या आ जा रहा है हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से इसे सोल्व किया जाता है। एक उभयोतल लेंस म्यू बराबर 1.5 दिया हुआ है, तब कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, लेंस की क्षमता। यहाँ पर लेंस की जो क्षमता है
वह क्या होगा, तो उसका आंसर देखिए वह हो जाएगा हमारा 5 डायोप्टर। कितना होगा, 5 डायोप्टर। आप चाहे तो इसे निकाल सकते हैं, P बराबर जो होता है म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 के फार्मूला पर भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। आप चाहे तो उस पर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आपको किस प्रकार से निकालना है। ये फार्मूला है आपका, ये आपने पढ़ा होगा इस फार्मूला को, 1/R1 माइनस 1/R2। इस फार्मूला को आप चाहे तो इसमें यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.5 है -1, यानी कि क्या बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.5 बच रहा है, 0.5। और देखिए 20 यहाँ पर दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या जो है 20 है। यानी कि अगर आप इसे काटते हैं, अगर आप इसे काट देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा, अगर काट कर आप इसका आंसर देखेंगे तो आपका 0.5 में अगर आप 10 से गुना कर देंगे तो वो आपका 5 आंसर पक्का आ जाएगा। 5 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यह हमारा आंसर हो रहा है। देखिए इससे हम लोग सॉल्व करने, यहाँ पर देखिए 0.5, क्योंकि एक हमने माइनस कर दिया था। और यहाँ पर अगर 1/20 लिखते हैं हम लोग, 1/20, और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 1/20। अगर इसे हम लोग लिखते हैं, अगर इसे हम लोग लिखते हैं तो इसे आप लोग बताइए, जब इसे आप काटिएगा 20 और 1 + 1, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 2/20 बराबर, यानी कि 1 हमारा कितना आ रहा है, 1/10, 1/10 आ रहा है। और 0.5 में 0.5 में अगर 10 से हम लोग गुना कर देंगे, 0.5 में अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 5 डायोप्टर ही आएगा। तो इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है को आवर्धक क्षमता यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसका आवर्धक क्षमता जो है वह कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है आवर्धक क्षमता कितना हो जाएगा, तो यह हमारा 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर, वह 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पर जो है देखिए, ये भी आपसे 2012 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आभासी वास्तविक, आभासी, यहाँ पर सी भी वही दिया हुआ है उल्टा, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है ABCD, चारों में चारों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। और देखिए जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, इसका तरंग दैर्ध्य जो है वह कितना होगा। तरंग दैर्ध्य अगर जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो उसका जो है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो वह घटेगा। क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। अगर वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र भी होगा आपसे, यहाँ पर छूटा हुआ एक चित्र है, देखिए यहाँ पर वह क्या होगा। यहाँ पर μ1 μ2 और यहाँ पर μ3 होगा, यहाँ पर μ2 और यहाँ पर μ4। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 आएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, तो वह करता है हमारा पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवन करता है। और देखिए यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब संयोजन की फोकस दूरी यहाँ पर क्या होगा, तो संयोजन की जो फोकस दूरी है, संयोजन की फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह क्या होगा, तो F/2 हमारा आ जाएगा। F/2 आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो है वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा काल्पनिक और सीधा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। और प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, तो इसका जो आवृत्ति है, प्रकाश के रंग का कारण इसका जो आवृत्ति है यही होता है। हमारा आंसर ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए कि इस एक उत्तल लेंस n बराबर यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है को पानी में n बराबर फिर
1.33 दिया हुआ है में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करेगा। तब यह किस प्रकार का व्यवहार करेगा, तो वह किस प्रकार करेगा, तो यह करेगा उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। और देखिए प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ बराबर हमारा अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, अपवर्तनांक गुने हमारा पथ लंबाई होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो संयुक्त यहाँ पर क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा, देखिए m बराबर माइनस एल बाई एफ नोट और 1 प्लस डी बाई एफ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। और देखिए हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक हमारा होता है 2.42, 2.42 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो किस में होता है, तो सबसे अधिक तो निर्वात में होता है, याद है सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद हवा में होता है। और देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेंस वाले यहाँ पर क्षमता पूछा जा रहा है, और डायोप्टर में निकालने के लिए आपको मैंने बोला था ऊपर 100 कर देना है, और इस प्रकार से आपको निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 बटा अगर हम लोग 20 कर देंगे तो क्या होगा, 20 बचे हमारा 100 कट जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी, डायोप्टर में निकालने का यही फार्मूला है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस जो होता है वह कौन सा होता है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वह हमारा हो जाएगा निकट पूछ रहा है, याद है निकट का हमारा हो जाएगा अवतल। निकट दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता जो है वह क्या होता है, तो वह बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगर हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा उसका। और देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होती है तो कौन सा कारक परिवर्तित नहीं होता है, तो परिवर्तित नहीं होने वाला कारक एक ही है इसमें से, जो कि है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी। एक स्वस्थ मनुष्य के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, एक स्वस्थ मनुष्य की लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, याद रखिए फोकस दूरी में बच्चों याद रखिएगा कि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होगा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, उत्तल लेंस द्वारा। तो उत्तल लेंस द्वारा जो मैंने ऊपर ही बताया था कि किसको निवारण किया जा सकता है, तो दूरदृष्टि दोष को। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो वह किस पर निर्भर करती है, किसी भी, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो किस पर करती है, किस पर करती है, तो वह प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम लोग निकोल प्रिज्म का उपयोग करते हैं, निकोल प्रिज्म का। और जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है वह क्या होगा, तो वह बढ़ जाएगा, याद रखिए बढ़ेगा। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह ध्रुवन प्रदर्शित करता है पोलराइजेशन को। और एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की यहाँ पर फोकस दूरी पूछा जा रहा है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो आसमान का रंग नीला होने का कारण है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी का होता है, सबसे अधिक लाल का होता है। और देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जो है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह बनता है आभासी और उल्टा, कहाँ गया,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जो है वह कैसा बनेगा, तो आभासी और उल्टा बनेगा। यहाँ पर एक में यहाँ पर उल्टा कर लीजिएगा, एक उल्टा हो जाएगा। और देखिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उत्तल लेंस का व्यवहार दूरदृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो वह कहाँ बनता है, तो वह बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहाँ बनता है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच। और एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ पर उत्तल लेंस की जो क्षमता है 2 डायोप्टर है, तो डायोप्टर को फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है। फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही हमारा 100/2 जो करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100 जब 2 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 50 सेमी। हमारा आंसर यही हो गया। निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन कम करने के लिए लेंस उपयोगी है। रंगीन विपथन जो कि 2025 में पूछा गया है, ये आप लोग देख लीजिए। तो इसे दूर करने के लिए हम लोग किसको उपयोग करते हैं, तो इसका होता है अवर्णक संयोग। याद रखिएगा, अवर्णी जो है इसे शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम आपको हम बता देते हैं, अवर्णक संयोग। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, तो उसका जो दृष्टि दोष है, यहाँ पर जो उसका दृष्टि दोष पूछा जा रहा है कि उसके पास क्या जो है वहाँ पर दृष्टि दोष है, तो वह हो जाएगा हमारा दूरदृष्टि दोष है। और एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा नहीं, यहाँ पर सीधा। ऑप्शन नंबर सी ऊपर गलती से टिक लग गया है। और खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो यहाँ पर देखिए कौन सही होगा हमारा यहाँ पर जो है कौन सही होता है, एफओ बड़ा होगा। याद रखिएगा एफई से, एफओ जो है वह हमेशा ही बड़ा होगा एफई से। यहाँ पर देखिए बी नंबर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग c और कांच दिया हुआ है 3/2 में, इसका मान होगा पूछा जा रहा है। इसका जो मान होगा यह पूछा जा रहा है, तो इससे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे v बराबर c/ जो म्यू होता है उसे फार्मूला को हम लोग लगाएंगे और बराबर c/3/2। 3/2 दिया हुआ है तो 2 ऊपर जाएगा यानी कि 2c/3। 2c/3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंध सही है। वन विक्षेपण क्षमता के लिए तो वह क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा म्यू भी माइनस म्यू आर माइनस म्यू वाई, यहाँ पर म्यू वाई माइनस म्यू आर माइनस 1, यही हो जाएगा। कोणीय वन विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वन विक्षेपण क्षमता बराबर क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की वक्रता होती है, यानी यहाँ पर वक्रता होती है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांच की पट्टी की शक्ति होती है। यहाँ पर यह होगा क्वेश्चन में थोड़ा सा है, यहाँ पर शक्ति होता है, तो यह हो जाएगा हमारा 0। और औसत रंग यानी कि पीला के लिए अपर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। औसत रंग यहाँ पर पीला दिया हुआ है, उसके लिए कौन सा अपर्तनांक जो है वह सही है, तो म्यू बराबर हमारा क्या होगा, म्यू भी प्लस म्यू आर a/2, a/2। यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर a हो जाएगा और बट्टा में 2 होगा। याद रखिए जो ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। याद रखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और 1 म्यू2 के बराबर होता है यहाँ पर। तो यह क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है, तो म्यू2/म्यू1, म्यू2/म्यू1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण इसमें से कौन है, तो वह है हमारा वन विक्षेपण।
वर्ण विक्षेपण 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो फोकस दूरी बराबर हमारा होता है डायोप्टर बाई क्या दिया हुआ है 4। तो इससे हम लोग जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और इसे अगर हम लोग मीटर में अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। और देखिए यदि कांच के एक लेंस इतना दिया हुआ है तो हवा में फोकस दूरी इतना है, तो पानी का यहाँ पर दिया हुआ 4/3, तो FW जो है वह वाटर हो तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा FW बराबर 4F है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन संबंधित प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए यहाँ पर सही है। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा I समानुपाती 1/λ के चतुर्थ घात के समानुपाती, यही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। सरल सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर क्या है, सरल माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई अगर बढ़ाई जाए तो यहाँ पर जो आवर्धन क्षमता वह क्या होगा। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता क्या होगा, आप लोग और जितने भी आप लोग क्वेश्चन देते चल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग करते चल रहे हैं, सभी का आंसर आप लोग कमेंट में लिखते चलिए। सभी का आंसर जो है आपको कमेंट में लिखते चलना है, और इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो वह बढ़ेगा। और सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता सामान्य समायोजन के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा FO प्लस FE, यहाँ पर हमारा यह आंसर हो जाएगा। एक निगाह दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो स्पष्ट देखने के लिए यहाँ पर व्यवहार क्या करेगा, किस चीज़ का उपयोग करेगा, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो वह अवतल लेंस का उपयोग करेगा। किसका, तो अवतल लेंस का। एक लेंस म्यू बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1.5 का नव्यतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नव्यतर एक माध्यम में जिसका पतनांक इतना है, तो कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, तो वह कितना हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि यह इन्फिनिटी तक हो सकता है, इन्फिनिटी या फिर 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को ज़रा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। और एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, न्यूनतम विचलन कोण है, इसमें न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है, तो μ-1a यहाँ पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किसमें होता है, किसके लिए, तो वह बैंगनी रंग के लिए होता है। याद रखिएगा, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आवश्यकता होता है, तो यहाँ पर दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए उत्तल लेंस। और पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है, तो वह होता है व्यतिकरण। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण, पतली झिल्ली यहाँ पर क्या है, पतली झिल्ली के रंगीन होने के कारण, हाँ व्यतिकरण ही होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आसमान का रंग का नीला दिखने का कारण क्या है, तो प्रकीर्णन है। और मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, यहाँ पर देखिए तो वह हो जाएगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका क्या होता है, यह आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। किस प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, निम्न में से कौन सी घटना होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह देखिए यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विचलन। सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है यदि m बराबर 5 और धन क्षमता 5 गुना करने पर प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। प्रयुक्त
लेंस की फोकस दूरी जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा 1.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.25 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसे आप लोग निकालिएगा कैसे, यह तो आपको मालूम होगा, D/A फार्मूला को बैठाइएगा तब आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। जब 25/5 होगा, जब 25/5 होगा तो वह खुद ब खुद यहाँ पर आपका जब 5 सेंटीमीटर निकलेगा उसी से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है, तो प्रकाश का वेग 1 में 5वां में होगा। तो प्रकाश का वेग विस्थापन वेग माध्यम दूसरे माध्यम में होगा। दूसरा माध्यम में क्या होगा यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा V/sin थीटा। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी जो है वह कितना होगा। यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वह अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा अनंत होगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना होता है, मानव नेत्र के विभेदन क्षमता मिनट में यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए 1/60 या फिर लगभग 1 मिनट। यहाँ पर दोनों ही आंसर हो सकता है, याद रखिएगा दोनों ही 1/60 और मिनट में अगर पूछा जाए नेत्र की विभेदन क्षमता लगभग 1 मिनट हो सकता है। अगर मिनट में पूछा जाए तो यहाँ पर 1 मिनट हो जाएगा हमारा आंसर, और 1/60 भी हमारा वही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका, और अगर दोनों में से किसी एक को चुना है तो बी ही चुनिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस किसका उपयोग किया जाएगा, तो उत्तल लेंस का। और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। और दूर निकट के लिए बहुत आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल का और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपसे कई बार दोहराया जा चुका है। इसलिए एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब होता है। तो अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब हो जाएगा काल्पनिक व बड़ा। और एक वस्तु के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का तो वह आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आवर्धित वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वह √3 होगा। स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक हमारा √3 होगा, याद रखिएगा। और देखिए अगर आप यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं तो इसका जो पहले वाला क्लास है वो कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि उसमें 1 से 5 चैप्टर तक कराया गया है, और यह जो है आपसे 5 से 10 चैप्टर तक का है। फिर अगला आएगा वीडियो, और यह फिजिक्स जो है आपका वह समाप्त हो जाएगा। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण जो है वह क्या होगा, तो n-1 ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग आप किसके लिए करते हैं, तो एस्टिग्मेटिज्म के लिए हम लोग करते हैं, याद रखिएगा। और सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता हो जाएगा -FO/FA। और 2 लेंस जिनकी क्षमता 15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर है, तो समाश्रित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी यहाँ पर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो फोकस दूरी के लिए हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है आपको मालूम होगा
5 तो है, ठीक है, लेकिन माइनस पहले 15 हो जाएगा, फिर प्लस 5, हमारा आंसर आएगा -10 सेंटीमीटर। -10 नहीं, -10 नहीं, यहाँ पर हमारा क्या आंसर, हाँ -10 ही यहाँ पर आंसर आएगा, -10 ही आएगा, क्योंकि काट कर हमारा वही बचेगा। याद रखिए यह माइनस में होगा आपका। और निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक है? तो अपर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? तो हीरा का। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है वह कैसा होता है? तो वह सतत होता है। याद रखिएगा, वह कैसा होता है? तो वह सतत होता है। और चलिए अब हमारा लास्ट चैप्टर बच गया, जिसका नाम क्या है देख लीजिए, तरंग प्रकाशिकी, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। यह भी जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेब ऑप्टिक्स का जो यह चैप्टर है यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन को भी चलिए देखते चलते हैं। जो लास्ट चैप्टर इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, और फिर अगला वीडियो जो आएगा वह आपका 11 चैप्टर से पूरा जो अंत तक है वह 16वां चैप्टर तक हो जाएगा आपका। याद रखिएगा 16वें चैप्टर तक हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। और एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? तो वह होता है व्यतिकरण। क्या होता है? तो वह होता है हमारा व्यतिकरण। याद रखिएगा। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर tan IP। यह सब जो क्वेश्चन है हमसे कई बार पूछा जा चुका है, जिससे आपको भी पूरा अच्छी तरह से याद हो गया होगा, और हमने भी कई बार उसका प्रैक्टिस करवाया है। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है, अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या है? तो यह हो जाएगा हमारा ध्रुवण। क्या हो जाएगा? हमारा ध्रुवण। यहाँ पर जो है वह हमारा आंसर सही हो जाएगा। जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जीवाश्म की आयु किस प्रकार पता की जाती है? तो जो जीवाश्म का आयु जो है उसका पता हम लोग रेडियोधर्मी कार्बन 14 के मदद से, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के क्षय दर द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, जिसे हम लोग कार्बन डेटिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, कार्बन डेटिंग। किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह हो जाएगा हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम। अब पहला जो नियम है, पहला जो हमारा नियम है वह किस पर आधारित है? तो वह हो जाएगा हमारा आवेश संरक्षण पर। किस पर? आवेश पर हमारा जो है यह पहला नियम आधारित है। याद रखिएगा। और पहला नियम क्या है? तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो 0 होता है। याद रखिए, यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के लिए प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो यहाँ पर देखिए इसे हमको किस प्रकार से सोल्व करना है। नीले रंग की जो आवृत्ति होती है वह पीले रंग से अधिक होता है। नीला रंग, यानी कि नीले रंग का क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, नीले रंग का प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1। तो जो नीला रंग होता है, नीला रंग की आवृत्ति जो होता है वह पीला रंग से अधिक होता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? नीला दिया हुआ है E1 और पीला दिया हुआ है E2। तो नीला क्या होता है? हमारा ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर यह सिंबल लगेगा और यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में कि तरंग का कलांतर फाई तत्व का पथांतर डेल्टा x से संबंध है। किससे संबंध है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा लेमडा 2 पाई और हमारा फाई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए यहाँ पर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकार परिमाणी आयाम का मान होगा, जिसे प्रकट किया जाता है। यहाँ पर y1 बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर y2 बराबर दिया हुआ है। y1 और y2 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आंसर क्या होगा। आंसर जो है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? तो वह हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा क्या? तो वह हो जाएगा हमारा 5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार से निकलेगा? जब आप यहाँ पर 90 डिग्री लगा कर देखेंगे तब हमारा आंसर निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कथन सही यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर जो कथन है यह देखिए क्या हुआ है, वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है। ये तो सही है। तरंगाग्र तरंगदैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी, दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊपर के सारे जो कथन है वह क्या है, तो वह सही है, सत्य है। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे के छिद्रों की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है यहाँ पर कितना हो जाएगा, वह आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर फ्रिंज की जो चौड़ाई है वह कितना हो जाएगा। तो वह हमारा देखिए क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वह अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर देखिए लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए यहाँ पर पथांतर पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर यहाँ पर हो जाएगा 2n+1 λ/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का गतिकरण है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि गतिकरण है, तो यह हो जाएगा हमारा तीव्रता। क्या हो जाएगा हमारा तीव्रता। व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वह क्या होता है, तो बीटा बराबर λ/d हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए यहाँ पर संख्या परिवर्तन जो है वह सबसे आवश्यक है, संख्या परिवर्तन। और देखिए द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा जो है वह किसके द्वारा दी गई थी, तो हाइगेंस के सिद्धांत जो है, हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दिया था और हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तरंग जो है अग्रगामी है और वह कंपित होती है। व्यतिकरण की घटना का कारण, तो व्यतिकरण घटना का कारण क्या है, तो व्यतिकरण दो या अधिक तरंगों के बीच का कालांतर का कारण होता है, यह आपको मालूम होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या होता है, तो व्यतिकरण की घटना का कारण यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, कालांतर होना चाहिए। व्यतिकरण दो या अधिक तरंगों के बीच का जो कालांतर है वह हमारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण है, तो क्या है, फ्रिंजों के समान है या फिर फ्रिंजों के समान नहीं है, तो समान या नहीं होगा। और दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो वह हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के समानुपाती, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या हो, जब उनकी कलाएं जो है वह समान हो, कला जो हो जब समान हो। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों, तो वह दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। ध्रुवीकृत जो है वह किसे नहीं किया जा सकता है, तो वह नहीं किया जा सकता है, ध्वनि को हम लोग ध्रुवीकृत नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। और देखिए समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कालांतर जो है वह कितना हो, तो जब उनके बीच का कालांतर जो है वह कितना हो, 0 हो।
और ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है तो वह कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण है वह होना चाहिए। और चलिए इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में क्या होगा, तो हमारा 11 चैप्टर से 16 चैप्टर यानी कि पूरा समाप्त हम लोग क्वेश्चन बैंक को कर देंगे। चलिए फिर मिलेंगे।